हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे, इसलिए कि अब चंद दिनों के बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है और आप लोग अपनी तैयारी में अच्छी तरह से मगन होंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, हमको उम्मीद है कि इससे आपका बहुत सा समस्या हल हो जाएगा और बोर्ड के एग्जामिनेशन में संभावनाएं भी हैं कि इस क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य आएंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखना है। तो आइए 2022 में पूछे गए प्रश्न का आंसर अहमद सर से सुनेंगे। आप सुनिए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 1, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर टिप्पणी लिखना। व्यवहारिक अनुकूलन, एडेप्टिव है ना, बिहेवियरल एडेप्टिव। जो व्यवहारिक अनुकूलन क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर होगा कि कुछ प्राणियों में प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए या प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए व्यवहारिक अनुकूलन होते हैं और व्यवहारिक अनुकूलन के अंतर्गत हाइबरनेशन और एस्टिवेशन आते हैं। जो पौधे जो फ्रॉग, जो मेढक में जो व्यवहारिक अनुकूलन होता है, जैसे कि एस्टिवेशन है और हाइबरनेशन है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, ये मेढक में व्यवहारिक अनुकूलन होते हैं। समझ में आया बात? जो प्रतिकूल परिस्थिति में बचने के लिए अपने व्यवहार में अनुकूलन होते हैं, अनुकूलन करते हैं। जैसे कि जाड़े के मौसम में ठंडक से बचने के लिए पानी के नीचे पहुंच करके निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, इसे हम लोग शीत निष्क्रियता कहते हैं। और गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए पानी के नीचे पहुंच करके या कीचड़ के नीचे पहुंच करके निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम उसको ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। अब आइए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, बधियाकरण मतलब होता है इसका सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसमें ऑपरेशन के द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जाता है। इसके 2 विधि हैं, एक है ट्यूबेक्टोमी और एक है वैसेक्टोमी। मतलब एक ट्यूबेक्टोमी फीमेल नसबंदी और वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल नसबंदी होता है। चलिए अब देखिए तीसरा का है, हम निम्नलिखित को कॉलोनिंग साइट। कॉलोनिंग साइट कहते हैं हम जो वेक्टर के जिस भाग से, वेक्टर में जिस पोजीशन पर हम जीन को कॉलोनिंग कराते हैं, जीन को अटैच करते हैं, हम उसको कॉलोनिंग साइट कहते हैं। दूसरी बात है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं ये जीन स्थानांतरण की एक विधि होती है। इस विधि के द्वारा हम जीन को इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट होस्ट सेल के केंद्रक में हम जीन को प्रवेश कराते हैं, तो इसे हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। ये एक प्रकार के जीन स्थानांतरण विधि होते हैं। अब आइए चौथा में है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो देखिए बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये दोनों अलैंगिक जनन की विधि होती है। ये दोनों अलैंगिक जनन की विधि होती है। इसमें बाइनरी फिजन में होता है कि ये एक कोशिकीय जीवों में अनुकूल परिस्थिति में, याद रहे ठीक से, एक कोशिकीय जीवों में अनुकूल परिस्थिति में समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जब एक बार में सिर्फ 2 नए जीव बनते हैं तो हम इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल में होगा अमीबा, अमीबा हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये आ जाएगा बाइनरी फिजन में। अब आइए हम लोग देखते हैं मल्टीपल फिजन। जब एक कोशिकीय जीवों में प्रतिकूल परिस्थिति में समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा एक बार में अनेक नए जीव बनते हैं तो हम इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये हो जाएगा, इसके उदाहरण हो जाएंगे अमीबा। अमीबा में जब प्रतिकूल परिस्थिति में आएगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। दूसरा हो जाएगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब देखिए अगला है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस कहते हैं हम लोग जिसमें
दोनों जीन जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसके विपरीत के साथ क्रॉस कराया जाए तो दोनों का गुण सामान्य रूप से जब संतति में आते हैं तो हम इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। जैसे काली गाय और उजले सांड के बीच प्रजनन होने पर बच्चा चितकबरा हो जाता है, या ब्लड ग्रुप ए और बी, अगर मेल का ए और फीमेल का बी होता है और बच्चे में ए बी दोनों का जीन आ गया तो हम इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। अब आइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। इसमें है कि जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसी जाति के एक विपरीत इकाई लक्षण वाले जीव के साथ क्रॉस कराया जाता है तब कोई कैरेक्टर न डोमिनेंस होता है न रिसेसिव, बल्कि दोनों का मिश्रित गुण संतान में चला जाता है, तो हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे मीराबोलिस जालापा नामक पौधे में जब लाल और उजला फूल वाले पौधे को क्रॉस करा जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सब का सब गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण। अब आइए छठा सवाल, मनुष्य में किसी दो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम बताइए। मनुष्य में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हालांकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में दो होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम आते हैं और एडवर्ड सिंड्रोम आते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कैल्नी-फिल्टर सिंड्रोम आते हैं और टर्नर सिंड्रोम आते हैं। आपको किसी दो का नाम बताना है। अब आइए जीन कोष, हम लोग देखते हैं जीन कोष, जीन पूल क्या है। तो किसी जीव के जो इंडिविजुअल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम के सेट को हम लोग जीन पूल या जीन कोष कहते हैं। अपसारी और अभिसारी, एनालोगस और होमोलोगस। इसमें जो है अपसारी हो गया आपको होमोलोगस और अभिसारी हो गया आपको एनालोगस। तो देखिए होमोलोगस जो विकास अपसारी विकास है, तो दो जाति के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक समान हो परंतु काम इसका अलग अलग हो, तो हमको कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग अपसारी विकास, मनुष्य के हाथ और पक्षी के पंख। और अभिसारी विकास जिसे दो जाति के ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो परंतु दोनों के काम एक हो, तो ऐसे विकास को अभिसारी विकास कहते हैं। हम इसको अभिसारी विकास के उदाहरण में पक्षी के पंख और तितली के पंख आते हैं। अब देखिए विभिन्न प्रकार के आरएनए को बताना है, तो आप जानते हैं कि आरएनए एक प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसके विभिन्न प्रकार, तो आरएनए जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये आरएनए जो होता है, आरएनए ये तीन प्रकार का हो जाएगा, आरएनए तीन प्रकार के हो जाएंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब आइए ऑपरन को परिभाषित करना है और इसके घटक जीन का नाम बता। ऑपरन मॉडल की जो जानकारी दिया था वो जैकब और मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऑपरन क्या है? ऑपरन एक प्रकार का जीन रेगुलेटरी मेथड होते हैं। इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिणत कर देते हैं। इसके अंदर जो जीन होते हैं वो घटक जीन में ऑपरन जीन, प्रोमोटर जीन और रेगुलेटरी जीन आते हैं। अब हम लोगों को कलिका तथा पत्र कलिका जो हो गया, तो तना के ऊपर जो होता है पत्ते के समान संरचना होती है या फ्लावर के समान संरचना होती है तना के अग्रभाग में, उसको हम लोग कहते हैं कलिका। इसका उदाहरण होता है जो सूर्यमुखी। और पत्र एक संघनित संरचना होती है, पौधे में एक संघनित संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पत्र कलिका। ये पाए जाते हैं एगैब पौधा में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या है, इन दो रिस्ट्रक्शन एंजाइम का नाम बताएं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए अणु को छोटे छोटे खंडों में काटते हैं, इसलिए हम रिस्ट्रक्शन एंजाइम को डीएनए अणु की कैंची भी कहते हैं, है ना, मोलेकुलर सीजर ऑफ डीएनए। इसको डीएनए को काटने वाला यंत्र होता है। और इसे दो रिस्ट्रक्शन एंजाइम, तो देखिए रिस्ट्रक्शन एंजाइम अनेकों हैं। उसके बाद है इसमें है जैसे हैंड, है ना, हैंड सेकंड इको आर आई, हैंड सेकंड इको आर आई इत्यादि कर, ये सब के सब रिस्ट्रक्शन एंजाइम होते हैं। अगर निम्नलिखित को केवल चित्र के द्वारा बनाना, हम लोग मेटाफेज, ये जो सेल डिवीजन में मियोसिस स्टेज का जो मेटाफेज होता है, वो मेटाफेज को बनाना है कि मेटाफेज है और यहाँ पर ये दोनों ये ध्रुव हो जाता है। और मेटाफेज की संरचना में ये सब के सब स्पाइंडल फाइबर होते हैं, ये एस्टररेज होते हैं। और इस अवस्था में क्रोमोसोम पेयर, इस अवस्था में क्रोमोसोम पेयर बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, बीच में मध्य में आ जाते हैं, मध्य में इक्वाटोरल प्लेट पर आ जाते हैं, मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, दूसरा है इसमें कि बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज है उसमें द्विखंडन को दिखाना। तो देखिए ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल में डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता नहीं। तो इसमें ये जो टूट करके बनाएगा, दो बैक्टीरियल सेल बनाएगा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ये दो बनाएगा, ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो दो बनाएगा। तो ये दो जो न्यू बैक्टीरिया, ये हो गया बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल से दो नया बन जाएगा बाइंडिंग फिजन के द्वारा। अब देखिए पीरक प्रतिरोधी पौधा क्या है, संक्षेप में उदाहरण, पीरक प्रतिरोधी पौधा। देखिए मेरे बच्चों, ऐसा पौधा, ऐसा प्लांट जिसमें बाहर से जीन को प्रवेश करा करके हम उसको रोग प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी बनाते हैं। तो ऐसा पौधा जिसमें कीट को, पीड़क को सहन करने की या उसके प्रभाव से बचने की क्षमता होती है, हम वैसे पौधे को पीड़क प्रतिरोधी पौधा कहते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा का उदाहरण है बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, ये सब के सब पीड़क प्रतिरोधी पौधा होता है। अगला देखिए, फूड चेन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इकोसिस्टम में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच जो आहार की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए जो श्रृंखलाएं बनती है, हम उसी श्रृंखला को फूड चेन कहते हैं। मेरे बच्चों फिर सुनो, ध्यान से सुना जाए कि किसी इकोसिस्टम में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच भोजन प्राप्ति के लिए बने श्रृंखला को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं फूड चेन में ये गरास है, इंसेक्ट खा गया इसको, इंसेक्ट को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल। ये जो चैन बनेगा ये फूड चैन हो जाएगा। अब आपको देखिए, अब निम्नलिखित रोग के हमको रोग जनक का नाम बताना, रोग जनक का, पैथोजेन का। तो अमीबियता ये किसके द्वारा होगा? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी,
निमोनी, और ये हो जाएगा एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड। अब देखिए प्रतिजैविक और इंटरफेरॉन। प्रतिजैविक मतलब क्या हो गया? एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन, तो ये भी रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, ये शरीर के भीतर बनते हैं। और इंटरफेरॉन वायरल इफेक्ट सेल से जो विशेष प्रोटीन बनता है, हम उसी को इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन सेल को वायरस के प्रभाव से बचाता है। जो बचे हुए सेल होते हैं उस सेल को वायरस के प्रभाव से बचाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या? जीन विनिमय मतलब ये है, जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर से आप क्या समझते हैं? क्रॉसिंग ओवर। देखिए मेरे बच्चों, जब जायगोट का निर्माण होता है तो उसमें दो गैमेट के क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं। तो दो गैमेट के क्रोमोसोम के बीच गुणों के जो आदान प्रदान होते हैं, हम उसी क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही पेरेंटल कैरेक्टर चाइल्ड में जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर मतलब जायगोट निर्माण के समय दो भिन्न गैमेट के क्रोमोसोम के गुणों के बीच आदान प्रदान की जो क्रिया होती है, हम उसी क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब हम लोगों को देखना है स्टामेन और कार्पेल का नामांकित बनाना है। देखिए आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि हम ये पिछले साल जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम आंसर बता रहे हैं। और इस आंसर में आपको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आपके जो सामने में बोर्ड की परीक्षा है उसमें भी आने की संभावना है। दूसरी बात, इसको पढ़ने और देखने और सुनने के बाद ऑब्जेक्टिव भी आपका कुछ ऑब्जेक्टिव भी इससे अवश्य ही बन जाएगा, इसलिए इसको देखना आपके लिए लाभदायक होगा। दूसरी बात, क्योंकि अहमद बायोलॉजी स्टडी सेंटर में जो जनवरी से ऑफलाइन क्लास भी शुरू है, और ऑफलाइन क्लास शुरू है सहरसा में नमक गोदाम रोड सराही में 4 बैच चल रहा है, 6 से 7, 7 से 8, 11 से 12 और दोपहर में 3 बजे क्लास चल रहा है। और इस्लामिया चौक सहरसा में ये 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 का बैच चल रहा है। जिन बच्चों को अहमद सर के क्लास को ज्वाइन करना है तो दोनों सेंटर में से किसी भी सेंटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो आपको हम बता रहे हैं ये पिछले साल के क्वेश्चन का, और इससे पहले भी मैं पहला चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक हम 1 शॉट वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं, हम जो YouTube पर डाल चुके हैं। आप लोग पहला चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक के आप लोग चैप्टर वाइज इसका रिवीजन कर सकते हैं कम समय में। आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चों को फायदा हो सके, इसलिए मैं मेहनत करके इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि आप तक पहुँचे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके दूसरे साथियों को भी लाभ मिल सके। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मेरे बच्चों, अब हम बताते हैं स्टामेन और कार्पेल का नामांकित चित्र बनाना। तो देखिए मेरे बच्चों, ये स्टामेन है, ये स्टामेन है, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, एंथर। इसको कनेक्टिव, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर हो गया स्टामेन। ये फ्लावर का मेल पार्ट है, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
अब आपको देखिए कार्पेल, तो कार्पेल को आप देखेंगे, कार्पेल में आप देखिए कि ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, ये कार्पेल है, ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, ये कार्पेल। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। स्टामेन और कार्पेल का नामांकित चित्र बनाना है, वर्णन नहीं करना। अगर ऐसा सवाल पूछे, 2 मार्क्स के सवाल में पूछा जाता है, आपको 2 नंबर का 2 नंबर जो है गारंटेड मिल जाएगा। कोई अगर मगर की बात नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए आंसर को ठीक से अगर बोर्ड में लिख दें, इसी स्टाइल में लिख दें, क्योंकि हम +2 के जो लेक्चरर भी हम हैं, तो एफिलेटेड कॉलेज के लेक्चरर हैं, परंतु कॉपी तो जांचते ही हैं। जब जांचते हैं तो नंबर हम लोग जिस हिसाब से देते हैं, जो बच्चा सटीक आंसर लिखता है तो उसके आंसर के हिसाब से मार्क्स में कोई कटौती नहीं की जाती है। इसलिए अगर आप सही लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इस बात को का आप यकीन रखें। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि 4 शर्करा उत्पादक पौधे का नाम बताइए। कह रहे जिससे कार्बोहाइड्रेट, जिस पौधा से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, उस पौधे का नाम बताना है। तो इस पौधे के नाम को आप तो पहले एक बात जानी, जैसे गन्ना है, जैसे कि आपको पोटैटो आलू है, गेहूं है और मक्का है। ये 4 पौधे हैं और इस 4 पौधे के वैज्ञानिक नाम को हम इसको लिख करके और इसका वैज्ञानिक नाम भी लिख देते हैं। अब देखिए, ये जो 4 शर्करा उत्पादक जो पौधे के वैज्ञानिक नाम है, तो देखिए मेज, राइस, शुगर कैन और पोटैटो, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो जिया मेज, उसके बाद ओरिजा सतिवा, उसके बाद देखिए शुगर कैन का सैकरम बारबेरी और पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम, ये चारों वैज्ञानिक नाम हो गया। अब आपको देखिए शॉर्ट में 20 का 20 क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इससे आपको फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा आपको, और इससे कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की भी संभावना बनी हुई है। इसलिए आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसका बहुत ही अच्छा फायदा होगा। इसलिए आप इसे देखें, सुने, पढ़ें और अच्छा लगने पर अपने साथियों को भी शेयर करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू।